नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास पेशकश देख रहे हैं आप। ईडी ने पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया को गिरफ्तार किया, फिर हेमंत सोरेन, संजय सिंह और एक महीने पहले केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था, जो 7 चरणों में संपन्न हो रहे हैं। और उससे पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है। साल 2021 में बनाई गई दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोप में साल 2023 से सिसोदिया अभी जेल में ही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल काटकर जमानत पर हैं और इसी साल जनवरी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। मार्च 2022 में लोकसभा में दिए गए जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि साल 2004 से लेकर 2014 तक ईडी ने 112 जगहों पर छापेमारी की और 5,346 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। लेकिन साल 2014 से लेकर 2022 के 8 वर्षों के बीजेपी के शासनकाल में ईडी ने 3010 रेड और लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की है। पिछले 8 सालों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी के मामले 4 गुना बढ़ गए हैं। साल 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जांच ईडी कर रही है। इनमें से 115 नेता विपक्षी पार्टियों से हैं, यानी 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। अब इसकी तुलना यूपीए के समय से करें तो 2004 से लेकर 2014 के 10 सालों में 26 नेताओं की जांच ईडी ने की। इनमें से 14 नेता विपक्षी पार्टियों के थे। हालांकि दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज केस की जानकारी देता हो। हम आम केस और राजनेताओं के केस को अलग अलग तरह से नहीं देखते। ईडी की तरह सीबीआई के मुकदमों के आंकड़े देखें तो यूपीए के 10 सालों में 72 राजनेता सीबीआई के स्कैनर में आए और उनमें से 43 नेता विपक्ष के थे, यानी तकरीबन 60%। साल 2014 से लेकर 2022 तक एनडीए की सरकार में 124 नेता सीबीआई के शिकंजे में आए और इनमें से 118 नेता विपक्षी पार्टी के थे, यानी 95% विपक्ष के नेता हैं। और इसी तरह कांग्रेस की सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में मंत्रियों और कई नौकरशाहों से लगातार पूछताछ की गई थी, कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाइयों का बचाव किया है। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे ईडी और सीबीआई के मिसयूज पर सवाल किया गया तो मोदी ने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि ईडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने मामले दर्ज किए हैं उनमें से सिर्फ 3% लोग ही राजनीति से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी पर आगे बात करते हुए ये भी कहा कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए कोई संस्था बनाई गई है तो वो काम न करे तो सवाल पूछना चाहिए, काम करे इसलिए सवाल पूछा जाए, ये लॉजिक ही नहीं बनता है। तो अब तमाम नेता इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ईडी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेता ही क्यों आते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दूध से धुले हुए नजर आते हैं। किसी तरह की कार्रवाई उन पर ईडी की हो, सीबीआई की या तमाम कोई भी केंद्रीय एजेंसी हो, उसकी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कुल मिलाकर सवाल इस बात को लेकर कि ईडी के चक्रव्यूह में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष क्यों है, ईडी कितनी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। तो चलिए इसी पर आज बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कैप्टन आई सिंह जी आपका। रतन तिवारी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ रमेश मोहन श्रीवास्तव, नेता है आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले शुरुआत में रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आप ही से करना चाहूंगी, ऐसा सभी विपक्षी दलों को क्यों लगता है कि ईडी हो या सीबीआई हो निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ईडी ने तो 2014 से ही काम करना वास्तव में शुरू किया है। उसकी वजह है
2014 में वो प्रधानमंत्री बने। ईडी का एक्ट पीएमएलए 2014 के पहले ही बन चुका था। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अरे वाह, ये तो बैठे बिठाए बहुत बड़ा हथियार मिल गया। क्योंकि पीएमएलए में ऐसा प्रावधान है कि अगर आपको एक बार गिरफ्तार कर लिया गया तो जमानत नहीं मिलेगी, तभी मिलेगी जब ईडी चाहेगी, खुद हाँ करेगी, या फिर कोर्ट को प्रथम दृष्टया लग जाएगा कि आप दोषी हैं ही नहीं, मतलब कि मुकदमा आपके ऊपर चलना ही नहीं चाहिए, तभी जमानत मिलेगी, नहीं तो नहीं। बस लगा दिया उन्होंने 2014 से काम पे ईडी को कि जो जो विपक्ष का नेता ज्यादा बोले, या तो वो हमारे यहाँ आकर के अपने पाप धो ले, या तो फिर जेल में बंद होकर के अपना भजन कीर्तन करे। दूसरी बात, अब मैं कहता हूँ कि क्यों लगता है, जरा हमारे नेता संजय सिंह वाला मामला देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से क्या पूछा कि भाई आपने 6 महीने इनको गिरफ्तार करके रख दिया, क्या सबूत मिला आपको? एक बात, आपको कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। और अगर आप अभी भी कहते हैं कि इनको जेल में रखा जाना जरूरी है, तो आप साबित कीजिए कि ऐसा क्या कारण है। या तो आप इंस्ट्रक्शन लेकर के आइए। लंच के बाद इंस्ट्रक्शन लेकर के आए और ईडी के वकील साहब ने कहा कि नहीं साहब, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मतलब कि हम इनको जेल में अभी तक जो 6 महीने से रखे हुए थे ना, वो ठीक नहीं था। ये स्वीकारोक्ति है एक तरह की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जबरदस्ती मामले बनाए जा रहे हैं। उन नेताओं को देखिए जिन पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जब ये लोग इनकी पार्टी के साथ नहीं थे तो आरोप लगाया करते थे कि ये भ्रष्टाचारी, ये 70,000 करोड़ का, ये 20,000 करोड़ का, ये इतने का, ये उतने का। जब वो उनकी पार्टी में आ गए तो उनकी जांच प्रक्रिया एकदम कहाँ गई पता ही नहीं चला। ठीक है, ये वजह है हमारे कहने की। ठीक है, कि हमें जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, इसी को लेकर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडी के बचाव में क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको जरा सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री। एक भी कानून मेरी सरकार ने नहीं बनाया, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन। ऊपर से हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था, और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे। ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो वहां से निकलने के बाद राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने। ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो कांग्रेस के बाद में कैंडिडेट बने, और इसलिए हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते। आपने सुना कि ईडी पर जब सवाल जवाब किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है। रतन तिवारी जी, देखिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ना तो हमने ये कानून बनाए, ना हमने ईडी का कानून बनाया, ना हमने सीबीआई का कानून बनाया, और ना ही हमने चुनाव आयोग से रिलेटेड किसी कानून को बनाया। जितने कानून बने हुए हैं वो सब पहले से बने हुए हैं। तो अब ईडी, सीबीआई या कोई भी एजेंसी उन कानूनों के तहत कार्रवाई कर रही है, तो फिर आपको क्यों बार बार लगता है कि निष्पक्षता नहीं है? देखिए वक्ता जी, सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार सर। प्रधानमंत्री जी सच कह रहे हैं कि 2014 के पहले जितने भी काम हुए, जितने सारी एजेंसियां बनाई गई, वो सब सारे कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई गई। लेकिन प्रधानमंत्री यह भूल जाते हैं, जब नांदेड़ में अभी वो कल रैली कर रहे थे, नांदेड़ में भूल जाते हैं कि नांदेड़ में आदर्श के घोटालेबाज अशोक चौहान को यही गाली दिया करते थे, कहते थे कि आदर्श के घोटालेबाज को जेल में डालूंगा, और नाम लिया करते थे अशोक चौहान का। आज अशोक चौहान साहब के बगल में बैठ के रैली कर रहे हैं। भोपाल में जब होते हैं तो अजीत पवार को 70,000 करोड़ की भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उन्हें जेल में डालने की बात करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को गाली देते हैं, शुभेंदु अधिकारी को शारदा चीट फंड का घोटालेबाज बताते हैं। चाहे नारायण राणे हो, भावना गलित, प्रफुल्ल पटेल हो, धनंजय मुंडे हो, और जितने लोग हैं, छगन भुजबल भी जोड़ लो, प्रताप सरनाईक भी, भारत जांच बंद हो जाती है। ऐसा क्यों? आप पता है कि 2014 की सरकार थी, आंकड़े आपके पास है।
ठीक है हमने रतन तिवारी विपक्ष जी, को कितना टारगेट। आपकी आवाज मुझे साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। आपकी जो भी दिक्कत परेशानी है इसको हम दूर करवाने की कोशिश करते हैं और मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी रतन जी। तब तक आई कैप्टन जी से मैं सवाल ले लेती हूँ। आई कैप्टन जी, क्यों विपक्षी दलों का सवाल एकदम वाजिब है। अगर आपको ईडी सीबीआई काम कर रही है, ये अच्छी बात है कि 2014 से पहले सीबीआई ईडी काम नहीं करती थी, बैठी रहती थी, लेकिन अब उनके काम में तेजी आई है। तो ये तेजी अगर आई है तो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए क्यों आई है? आपके यहाँ सारे दूध के धुले हैं, किसी के ऊपर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार या घोटाले का मामला नहीं है कि कार्रवाई की जाए? देखिए वक्ता जी, ईडी सीबीआई काम उन्हीं से करेगी जो अपराधी है, जिन्होंने घोटाला किया है, जिन्होंने आम जनता का पैसा जो है ना हड़प करके बैठे, तो उन्हीं से तो होगी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई है ही नहीं। अगर होगा तो उस पर कार्रवाई होने में कभी कोई हमने उनको रोका नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। हमने ये तो कभी कहा ही नहीं है कि ये हमारा है, ये दूसरा है, दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी जैसे आप आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के दोनों वक्ता कह रहे थे कि अशोक चौहान के बगल में बैठ कर रैली करी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ ये भ्रष्टाचारी, आज आप इनको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, कल जब आपके यहाँ थे आपने क्यों इनको नहीं निकाला था? निकालना चाहिए आपको। जब आपकी निगाह में आज ये भ्रष्टाचारी है, कल जब आपकी पार्टी में थे तो कैप्टन आई सिंह जी, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दागी है ही नहीं। लोग अपने आप पार्टी छोड़ के आए। नहीं कैप्टन आई सिंह जी कहते हैं ना, सुनिए ना, सवाल भी सुनिए कैप्टन आई जी, सवाल भी सुनिए, सवाल भी सुनिए, सवाल भी सुनिए। आपकी पार्टी में है कैप्टन आई जी, आपको लगता है कि नहीं इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो ये इनका चरित्र है। कांग्रेस हो चाहे आम आदमी। कैप्टन आई जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है जो मैं कह रही हूँ? बिल्कुल पहुंच रही है। तो मैं जो सवाल कर रही हूँ उसको भी सुन लीजिए। आपने कहा कि आपके यहाँ कोई भी दागी नहीं है, सब धुले हुए हैं दूध के, किसी तरह से कोई नेता है ही नहीं भ्रष्टाचारी के उन पर कार्रवाई की जाए। मेरे पास यहाँ डेटा है, 2014 के बाद विपक्ष से बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त 25 से 23 को राहत दे दी गई है जो आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कई ऐसे नाम है, चाहेंगे तो मैं नाम भी ले लूंगी सर, लेकिन इस तरह का भेदभाव किस लिए किया जा रहा है? ईडी सिर्फ इसलिए आप पर काम नहीं करेगी कि आप सत्ता में बैठे हैं, ये तो दुरुपयोग हुआ ना। देखिए वक्ता जी, हमारी पार्टी में जो सम्मिलित हुए हैं और इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो हमारी पार्टी में नहीं लगे उनसे, वो दूसरी पार्टियों से थे, तब उन पर आरोप लगे। शारदा घोटाला याद है आपको? शारदा घोटाला याद है जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सरकार में हुआ करते थे और उनकी सरकार को छोड़ के जब वो आपकी सरकार में आ गए तो शारदा घोटाले का नामो निशान मिट गया, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कितने नाम बताऊं मैं आई कैप्टन जी? देखिए वक्ता जी, जो भी हमारे यहाँ पार्टी में आए हैं, भ्रष्टाचार जब होता है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो आज वो लगे थे लेकिन धुल गए। भ्रष्टाचार के, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए ना सर, बोलिए। हाँ, तो थोड़ा बीच में ना बोले तो हमारा सेंटेंस कभी तो बिगड़ जाता है। अगर हमारे यहाँ जो आए हैं तो आप सोचिए कि हमने उनके किसी के केस वापस नहीं लिए, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट में केस जैसे चल रहे हैं, और अगर कोई आरोप मुक्त हुआ है तो वो भी न्यायपालिका से हुआ है, बीजेपी ने नहीं किया है। केस बंद नहीं किए हैं तो तेजी क्यों नहीं है सर कार्रवाई में? हमारे संविधान के तहत आए, हमारे ठीक है सर, समझ गई मैं आप क्या कहना चाहते हैं कैप्टन आई जी, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ गई हूँ। यहाँ आने के बाद किसी पे आरोप लगता है तुरंत उसकी जांच कराई जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सर दिखता तो नहीं है, ईडी उन रास्तों को भूल जाती है, ईडी उन राज्यों के रास्तों को भूल ही जाती है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। कैप्टन आई जी देखिए, आप अगर बात कर रहे हैं किसी भी तरह की कार्रवाई की तो उसमें इतनी धीमी गति क्यों है? विपक्षी दलों पर काम करना होता है तो आप चुनावों के ठीक बीच में भी उसका उल्लंघन करके उसमें हस्तक्षेप करके लोगों को जेल तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बात अगर आपकी पार्टी के नेताओं की आती है तो आप कह देते हैं कि अदालत काम कर रही है, केस चल रहा है, इतनी धीमी गति क्यों? सवाल ना उठाएं। देखिए बक्ता जी, हमारी पार्टी के नेताओं पर किसी का कोई आरोप नहीं है,
अभी तो सर मैंने बताया, और कितने नाम बताऊं मैं? आरोप उन पे है। हाँ। तो उनके केस तो पहले से ही न्यायपालिका में चले गए। तो नए तो गए नहीं कि हमारे यहाँ आने के बाद उन्होंने भ्रष्टाचार किया हो, फिर उन पे आरोप लगे हो और उसमें हमने कोई अगर कहीं ढिलाई बनती हो तो बिल्कुल कहने लायक है। मगर उनपे तो पहले लगे और केस भी उनके कोर्ट में चले गए, उनपे FIR भी हो गई और वो आज न्यायपालिका के अंदर विचाराधीन है। तो वो जब न्यायपालिका में चला जाता है तो उसमें कोई कुछ नहीं करता। मगर मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आज कह रहे हैं कि अशोक चौहान है और इन्होंने काफी नाम गिनती कराए कि ये सब भ्रष्टाचारी है, आज बदल में जाएंगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस ने अपने अंदर क्यों रखा, क्यों नहीं निकाला? वो अपने आप छोड़ के आए, आज हमारे यहाँ आए तो भ्रष्टाचारी नजर आने लगे। अगर उनका उसका लगे थे, जवाब ले लेती हूँ। रतन तिवारी जी जवाब दीजिए। रतन तिवारी तो नहीं लिया किसी का केस। ठीक है, रतन तिवारी जी जवाब दीजिए। जी जी, देखिए मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। देखिए IP सिंह जो है बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, और कम से कम सारे भ्रष्टाचारियों को बचाने में भारतीय जनता पार्टी लगी है। तीन को लेकर तो क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई है। लेकिन अगर वही विपक्ष का एक भी नेता अगर गलत भी ना हो तो जबरन ED CBI की जांच लगा के उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये तो बदले की राजनीति है ना। मैं अभी कहता हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी अभी भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो मैं आपके चैनल पे दावे के साथ कहता हूँ, मात्र 24 घंटे के अंदर यही भारतीय जनता पार्टी पत्रकार परिषद करके बता देगी कि अरविंद केजरीवाल एकदम ईमानदार हैं और वो बहुत सही और अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और हम लोगों ने गलती से उन्हें जेल में डाला था, वो उनको बाहर निकालने का भी काम यही भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी पे पूरा देश अब देख रहा है, और प्रधानमंत्री के चेहरे पे जो सिकन, जो पसीने निकल रहे हैं, वो पहला ही जो उनका चुनाव था पहले प्रेस का। जी ये कोई पहला मामला तो है नहीं कि ऐसा सिर्फ बीजेपी करती दिखाई दे रही हो। बीजेपी पर जिस तरह के आरोप आप लोग लगा रहे हैं, ऐसा ही कांग्रेस पार्टी भी उस वक्त एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही थी। 2009 की बात आपको याद होगी, या मैं याद दिला देती हूँ कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की जो सरकार थी, सुनिए ना सर, जब यूपीए की सरकार थी 2009 में, तब बसपा की मायावती और सपा के अखिलेश यादव पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे थे, और आपने तब तक उन पर शिकंजा कसा जब तक उन्होंने इस चीज की हामी नहीं भर दी कि वो यूपीए की सरकार का समर्थन करते हैं। तो ये मैं आपको कहता हूँ ना कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम हम लोगों ने किया था, और हम लोगों ने, वक्ता जी, पवन बंसल हमारे रेल मंत्री हुआ करते थे, किसी ने उनके खिलाफ कोई आरोप लगा दिए, हमने उनका मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया। डी राजा कनिमुझी को जेल में डालने का हमने काम किया। हमारी सरकार के ऊपर अगर आरोप लगे तो हमने उनके ऊपर कार्रवाई की, हमने बचाने का काम नहीं किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देख रहे हैं कि जितने से बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उसे बचाया भी जाएगा, बड़े बड़े मंत्री पद पे बैठाया भी जाएगा। अजीत पवार उसके उदाहरण है। आप देखिए, छगन भुजबल मंत्री है, धनंजय मुंडे मंत्री है, सारे भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में रखी हुई है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार बदलने दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जो चेहरा है वो बेनकाब जनता करेगी। रमेश जी, आपको भारतीय जनता पार्टी की निष्पक्षता पर आपने सवाल उठाया, लेकिन यही काम जब कांग्रेस पार्टी अपने समय में कर रही थी तब किसी तरीके का कोई सवाल नहीं उठाया गया, सिर्फ इसलिए कि अब आप गठबंधन में हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हमारी सवाल किससे था? सर रमेश जी आपसे। देखिए, जहाँ तक ईडी की बात है, प्रधानमंत्री ने तो खुद ही कहा कि ईडी ने तो काम ही 2014 के बाद बढ़िया वाला करना शुरू किया। तो 2014 के बाद तो भाजपा की सरकार है भाई, तो हम जो भी मुद्दे उठाएंगे वो भाजपा की सरकार के खिलाफ ही तो उठाएंगे। और आप देखें कि आपके पास तो डेटा भी है, पिछले जितने वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, और इसके पहले 2014 के पहले जितने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, उसमें से कितने लॉजिकल एंड तक पहुंचे और कितने लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचे। यहाँ चुनाव बिल्कुल सिर पर है। आप कुछ नेताओं को सिर्फ इसलिए जेल में डाल देते हैं कि वो बाहर निकल करके आपके विरुद्ध प्रचार न करने पाए, देश भर में घूमने ना पाए। तो आपको डर किस बात से है?
उन नेताओं की लोकप्रियता से है, उन नेताओं के सच बोलने की वजह से है। अदरवाइज अगर वही आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लें तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो रमेश जी, इसका अब तोड़ क्या निकाला जाए? क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या तमाम जो भी विपक्षी दल हैं जो इन चीजों से परेशान हैं, भारतीय जनता पार्टी, इसका क्या तोड़ निकाला जाए? कैसे इससे आप बच पाएंगे? क्या करेंगे? क्या अगला कदम होगा? क्या रणनीति है? आज झारखंड में रैली हो रही है जी, 31 को यहाँ दिल्ली में रैली हुई थी, तो इसका तोड़ तो जनता ही निकालेगी, क्योंकि इसकी वजह से जनता के जो लोकप्रियता से चुने हुए मंत्री मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको जेलों में डाला जा रहा है तो जनता को ही इसका तोड़ निकालना, और हम जनता के बीच में जा रहे हैं। दिल्ली में तो अभियान भी शुरू किया है कि जेल का जवाब वोट से। लोकतंत्र में तो जनता से ही समाधान निकलवाने का प्रयास किया जाता है, और हमें जनता से समर्थन भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। रतन तिवारी जी, आपकी क्या रणनीति होगी? कहाँ जाएंगे? कैसे इन चीजों से निपटेंगे? देखिए, ऐसा है वक्ता जी, हमारी रणनीति स्पष्ट है और देश की जनता ये चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, और देश की जनता नारा लगा रही है 4 जून शाम 4 बजे भाजपा शून्य। और दूसरा नारा यूपी में भी गूंज रहा है, जो 14 में आए थे वो 24 में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश के लिए पिछले 10 वर्षों में कुछ नहीं दिया, सिर्फ झूठ बोला, जुमला दिया, किसानों को आतंकवादी कहा, उन्हें खालिस्तानी कहा, युवाओं को लाठी मारा, महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, और महंगाई आसमान पे है। गरीबी इतनी बढ़ गई है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। तो यह सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है, कुछ काम किया ही नहीं है, तो गिनाएंगे क्या? आज भगवान राम के सहारे चुनाव मैदान लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के सहारे चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो वक्ता जी कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले समय में कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। कैप्टन आई जी, देखिए इतने आरोप लग रहे हैं, और जब ईडी और सीबीआई जो केंद्रीय एजेंसियां हैं इन पर इस तरह के आरोप लगेंगे तो आम जनता भरोसा कैसे कर पाएगी? सर 30 सेकंड के अंदर जवाब दे दीजिए। देखिए, वक्ता जी शायद इन वक्ताओं को जैसे अच्छे वक्ता है दोनों भी दोनों, इसमें कोई शक नहीं है, तो शायद ये पार्टी की बात जो है वही कह रहे हैं, जिनको ये मालूम नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी के खिलाफ FIR करती भी है, ईडी किसी को गलत पकड़ती है, तो हमारे देश में न्यायपालिका है, हम न्यायपालिका क्यों नहीं जा रहे? कहिए आप, मगर न्यायपालिका तो कह रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जायज है, ये न्यायपालिका ने कहा है, और इस मनी ट्रेन हुआ है, ये न्यायपालिका ने कहा है। मनी ट्रेन का पैसा गोवा चुनाव में खर्च हुआ है, न्यायपालिका ने तो ये भी कहा था कि प्रतिशोध की राजनीति ना करें, प्रतिशोध की राजनीति ना करें, अपने काम को ठीक तरीके से करें। ये तो आपने नहीं सुना, न्यायपालिका ने तो बहुत कुछ कहा है। सारे चुनाव आ रहे हैं और आगे भी 10 चुनाव हारने वाले हैं, देश जान चुका है कि कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।